गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, तीसरा वीडियो है और उस तीसरे वीडियो का जो प्रश्न है इसको हम पढ़ेंगे और इसका एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता था उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये कॉपी चेक भी हो चुकी है और जो कमियां थी उसको बता भी दिया गया है। तो हम जो भी कमियां हैं उनको देखेंगे और सीखेंगे कि हम ऐसी गलतियां ना करें जिससे हमारे नंबर कम हो जाएं, नंबर अच्छे मिलें। इसके लिए आपको अभी जो मैं आगे बताऊंगा, जो कमियां हैं उनसे आपको बचना होगा। तो हम पहले इस वीडियो को शुरू करें, मतलब आंसर पढ़ना शुरू करें, इससे पहले का जो कल का लेक्चर है, कल का जो वीडियो था, उसमें कुछ बच्चों के सवाल हैं, उनका जवाब दे लेते हैं। और वो शायद सवाल सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मतलब सबको देखना चाहिए या सुनना चाहिए। जैसे कि पहले आकाश जी का है, उन्होंने लिखा है राहुल गांधी जी के संसदीय क्षेत्र से आपको देख रहे हैं। अमेजिंग क्लासेस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल गांधी जी के संसदीय क्षेत्र वासी निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर इसके बाद गरिमा श्रीवास्तव है, उन्होंने लिखा है थैंक यू सो मच सर, प्लीज ऐसे मिनट डिटेल्स भी बताते चलिए। मिनट डिटेल्स सॉरी हम नहीं समझ पा रहे हैं। फिर इसके बाद राजा भैया जी हैं, इन्होंने लिखा है अति उत्तम क्लास सर जी, थैंक्स। सकर 1982 करके हैं कोई, उन्होंने लिखा है सर GS4 पर भी आंसर एवल्यूएशन शुरू करें। बिल्कुल, अभी इस रीजन की जो कॉपियां आएंगे उसमें GS4 के भी आंसर होंगे, उस पर हम बात करेंगे। रूबी देवी जी ने लिखा है सर पैसे के अभाव से कोई पेड कोर्स नहीं ले पा रही थी, लेकिन आपके इस वीडियो ने मेरी तैयारी को एक धार दी। भगवान है आप मेरे लिए। देखिए, भगवान का दर्जा तो मैं नहीं ले सकता ना ले पाऊंगा, क्योंकि भगवान भगवान होता है यार। फिर भी आपने जो कमेंट लिखा है बहुत ही मोटिवेशनल, उत्साहवर्धक है मेरे लिए। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ करके, थैंक्स। ठीक है, आप ये बात तो सही है कि आप अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ उसको बारीकी से सुनेंगे और उसको अप्लाई करेंगे आगे। जब आंसर आप लिखते हैं तो 100% आपके नंबर बढ़ेंगे। विद्यालय करके इन्होंने लिखा है सर इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए। अरे बन जाएगी, अभी तो 3 ही वीडियो पड़े हैं, थोड़ा और हो जाए। सकर करके हैं, इन्होंने वही थैंक यू सर। फिर इसके बाद आकाश जी हैं, जिन्होंने लिखा है, इनके आकाश जी का ये जो कमेंट है इस पर मुझे मजबूर होना पड़ा है कि थोड़ा 2-4 मिनट हम डिस्कशन कर ही लेते हैं। मैं ये सोच रहा था कि कभी भी जब आंसर हम डिस्कस करते रहेंगे, जब कोई बच्चा ऐसी गलतियां करेगा जिन्होंने यहाँ पर जो इनका प्रश्न है इस तरह की मिस्टेक वो आंसर में करेगा, तो उस टाइम पर हम थोड़ा इस पर बात करेंगे। लेकिन इनका कमेंट पहले आ गया तो थोड़ा चलो बात कर ही लेते हैं। कमेंट है सर समझ नहीं आता कहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर लिखें और पैराग्राफ वाइज। प्लीज सर ये समझा दीजिए 5 मिनट्स पॉइंट और पैराग्राफ का सिस्टम। देखिए, प्रश्न पत्र जो होता है उसमें जो 20 प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्नों का उत्तर आप बिंदुवार क्रम में लिखे जा सकते हैं और ये सिर्फ लगातार अभ्यास से ही संभव है। 20 प्रश्नों में अधिकांश प्रश्नों का उत्तर बिंदुवार क्रम में लिखा जा सकता है। अभी इसको मैं प्रूफ के साथ सिद्ध करने वाला हूं, आप इसको देखते रहिए। अभी देखिए, जब आप बिंदुवार क्रम में लिखते हैं तो इसके कई लाभ होते हैं। पहले मैं लाभ बता रहा हूँ, क्या लाभ होते हैं। लाभ ये होता है कि भाषा शैली प्रवाह बना रहता है। जब आप पैराग्राफ फॉर्मेट में कभी कभी लिखते हैं ना, तो आपकी भाषा शैली टूट जाती है कहीं कहीं। टूटने का यहाँ ये भी मतलब ले सकते हैं कि आप लड़के को लड़की बना देते हैं और लड़की को लड़का बना देते हैं लिखते समय। शब्द चयन आप ठीक से नहीं कर पाते, शब्द चयन आपका बिगड़ जाता है जब आप लंबे लंबे पैराग्राफ में कुछ लिखते हैं। तो शब्द, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल में डे 3 का कोई बच्चे की कॉपी, उस पर मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि दूसरा पॉइंट कि इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, इससे पॉइंट को पढ़िए। इसके द्वारा कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे कंपनी का बाजार में विकास तीव्र गति से चलता है। जिससे कंपनी का बाजार में विकास तीव्र गति से होता है। यदि ऐसे शब्दों का चयन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आगे भी देखें तो जैसे कुछ और राजकोषीय वृद्धि में देखें तो घाटे में चल रही कंपनी को निजी कंपनी को देकर राजकोषीय वृद्धि किया जाता है। अजीब सा सब पढ़ने में लग रहा है। इसको और परिमार्जित, मतलब अच्छे शब्दों का चयन यहाँ पर संभव है। पॉसिबिलिटी है कि आप और अच्छे शब्दों का यहाँ पर चयन कर सकते हैं कि घाटे में चल रही कंपनी को निजी कंपनी को देकर सरकार राजकोषीय वृद्धि या आय अर्जित करती है, राजकोषीय वृद्धि कर पाती है। कुछ मतलब मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर आप बिंदुवार क्रम में जब शब्दों का चयन सटीक नहीं हो पा रहा है तो फिर जब आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे तो वहाँ गलतियों की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इससे भूमिका है। आप भूमिका में पढ़ेंगे तो चलता है यहाँ पर भी है, एक बार चलता है यहाँ पर भी है। ये तो चलो 2 बार है,
कई बच्चों में जैसे आंसर लिखते समय चलता है वो कम से कम 4-5 बार लिख देते हैं। इससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है कि यार आपके पास शब्द है ही नहीं है, आप एक ही दो शब्दों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जब आप पैराग्राफ फॉर्मेट्स में लिखते हैं तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। आगे देखिए, शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं होता। जब आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं तो विश्लेषण को ज्यादा महत्व देते हैं। उस संदर्भ में क्या होता है कि आप किसी एक बात को बहुत विस्तार से समझाने लगते हैं तो वहां पर शब्द सीमा के उल्लंघन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे तो बिंदुवार क्रम में लिखेंगे तो आपका समय भी बचता है, ठीक है। जब आप कभी प्रैक्टिस तो करिए तो इन सब चीजों का आप अनुभव कर पाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आप देखें कि ये है कॉपी, रैंक 53 है और है ये मोहन लाल सर की कॉपी है। 2023 अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है उसकी कॉपियां हैं ये। रैंक 53 इनकी रही है। आप इनके आंसर को देखिए, 20 के 20 प्रश्नों का इन्होंने बिंदुवार क्रम में लिखा है। आप समझिए इस बात को। मैंने बोला है कि आप बिंदुवार क्रम में तभी लिख पाएंगे जब आप लगातार अभ्यास करेंगे लिखने का। ये कि नहीं आप सोच रहे हैं कि कहाँ पर हम बिंदुवार लिखें, कहाँ पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें, आपको बड़ी समस्या आ रही है, लेकिन कोशिश करिए, एक समय ऐसा आएगा कि आप अच्छा आंसर लिखने लगेंगे। आप देखिए इनकी कॉपियां देखिए, आप देखिए सब बिंदुवार क्रम में है, राइट। देखते जाइए, बिंदुवार क्रम में आप सबको दिख रहा होगा, राइट। देखिए, देखते जाइए। मैं 20 के 20 प्रश्नों को दिखाना चाह रहा हूँ। हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम की कॉपी है, रैंक 53 इस बार की। सभी के सभी प्रश्न बिंदुवार क्रम में हैं। ये जब कभी कुछ अंतर शायद बताए होंगे, जब समाधान अंतराल को हल करने, जब कभी इस तरह की चीज़ों को भी आप देखिए, इसको बिल्कुल देखिए। अभी मैंने आंसर पढ़ा नहीं है कि ये फॉर्मेट क्यों अपनाया गया, मतलब ये लाइन खींच करके जब कभी अंतर को दिखाना होता है दो चीज़ों के बीच में, तब ये फॉर्मेट अपनाते हैं। और भी कई जगह हो सकता है, तो ये भी हमें करना चाहिए, इससे हमारा समय बचता है। देखते जाइए, देखते जाइए डियर स्टूडेंट, देखते जाइए। बिंदुवार क्रम में दिख रहा है सबको। और खास बात ये भी है कि मैं हमेशा कहता हूँ जब आप बिंदु लिखें तो उसके साथ कुछ उदाहरण और ठोस तथ्य भी दें। आप देखेंगे उदाहरण आपको दिखेंगे, लगभग सभी बिंदुओं में आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, अनुच्छेद तथ्य मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें जब आप अपनाते हैं ना यार, उत्तर का लेवल ही अलग हो जाता है। आप एग्जामिनर सोचता है कि उसके हाथ बंधे होते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि 60% से ज्यादा नंबर जीएस में नहीं दे सकता, 10 हैं तो 6 नंबर मैक्सिमम, तो उसके हाथ बंधे होते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं आज तक कम से कम लाखों आंसर चेक कर चुका हूँ, लेकिन जब मेरे सामने कई सारी ऐसे कॉपियां आई हैं जहां पर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने 6.5 नंबर तक दे दिया है। मतलब देना बहुत ही, आप जवाब की देरी तय हो जाती है जब आप 6.5 नंबर दे देते हैं। तब आपसे पूछने लगते हैं कि आपकी मतलब ये आप तभी दे सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि यार शानदार लिखा है। तो सम टॉपर्स वही आप तभी बन सकते हैं जब आप टॉपर्स की पहले तो कॉपियां देखिए वो लिख कैसे रहे हैं। मतलब ऐसे ही कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, बस आंग मूंदे तैयारी करते जा रहे हैं, तो इससे काम नहीं होने वाला। चलिए बात को हम बढ़ाएंगे नहीं। देखिए बिंदुवार क्रम में आपके सभी आंसर देखेंगे, राइट। क्या कितना आंसर हुआ? 17 हो गए। चलिए सबको दिख रहा होगा, खत्म। कहीं मिला आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में? नहीं मिला। अब देख लीजिए 731 रैंक है 2019 में, और ये हैं अनूप मीना सर। 731 रैंक है, ध्यान दीजिएगा। और मोहन लाल सर की जो थी 53 थी। अंतर देखिए, इन्होंने बिंदुवार क्रम में प्रॉपर खूब उदाहरण के साथ चीजों को समझाया है, और इनके अधिकांश आंसर आपको किस में मिलेंगे? पैराग्राफ फॉर्मेट में मिलेंगे। पैराग्राफ फॉर्मेट में जब आप लिखते हैं तो आपके पास वही जो बताया कि क्या क्या नुकसान हो जाते हैं, समय नहीं बचता है, भाषा शैली बिगड़ने लगती है। हालांकि ये पहला आंसर बिंदुवार क्रम में है, ठीक है, लेकिन और बिंदुओं को संक्षेप में लिखा जा सकता है। मोहनलाल सर की कॉपी से तुलना करें तो थोड़ा और सटीक बिंदु लिखे जा सकते हैं। देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट में शुरू है आंसर, दिख रहा है? देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट में है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट में है, तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी ना। अब मैं आप कुछ प्रश्नों को छोड़ दें तो अधिकांश इनके प्रश्न आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में मिलेंगे। समझ में आई बात मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और ये शायद जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ किसी एक के लिए नहीं,
ये सिर्फ आकाश के लिए नहीं, सभी के लिए जरूरी है, समझना इस बात को। ठीक है, आगे हम देखें तो मैंने लिखा है किंतु ध्यान रहे बिंदुवार के चक्कर में पैराग्राफ यानी विश्लेषण के साथ लिखने की आदत छूटनी नहीं चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि बस बिंदुवार के क्रम में ही रहें और पैराग्राफ की जो सटीक और संक्षिप्त लिखने की जो आदत है वो छूटनी नहीं चाहिए। इससे आपको निबंध में नुकसान हो जाएगा। यदि आप ये आदत छोड़ देंगे तो आपको कहाँ नुकसान होगा, निबंध में नुकसान होगा। निबंध में आपसे उम्मीद होती है कि आप विश्लेषण के साथ लिखें, लेकिन जो आप विश्लेषण करें किसी भी टॉपिक का तो उसको बहुत सटीक लिखें, अनावश्यक बातों को छोड़ करके सटीक। मेरा ये भी मानना है जिसके पास पैराग्राफ में लिखने की सटीक क्षमता है वो बिंदुवार क्रम में बहुत अच्छा उत्तर लिखता है। जैसे मैंने आगे लिखा है, जिनके पास लिखने की सटीक विश्लेषणात्मक क्षमता होती है और किसी बात को बिंदुवार क्रम में और अच्छे से समझाते हैं। आगे मैंने लिखा है किंतु ये भी ध्यान रहे भूमिका व निष्कर्ष बिंदुवार क्रम में नहीं होने चाहिए। कभी भी कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो भूमिका भी बिंदुवार क्रम में लिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भूमिका जब भी लिखें तो उसको थोड़ा पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखें, 30 से 40 शब्द जैसे भी जो शब्द सीमा उस हिसाब से। निष्कर्ष आप कहीं कहीं अपवाद में बिंदुवार क्रम में लिख सकते हैं, जैसे आगे की राह। कई लोगों दिखाते हैं कि ऊपर के एग्जामिनर को कंटेंट सब बॉडी मेन बॉडी सब पढ़ने के बाद जब उसको खूब मजा आ जाता है, आप आगे की राह भी जब बताते हैं तो बहुत ठोस तथ्यों के साथ बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपको अच्छे नंबर वहां पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आकाश जी? मैं कोशिश किया हूं। इसके बाद भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप लिखिए, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, मनीष त्रिपाठी जी गुड लिखे हैं, थैंक्स। जिसान अहमद ने लिखा है सर क्या है सर, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव ने इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट कमेटी में सीजीआई को हटाकर एक मिनिस्टर को शामिल किया। देखिए हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यविधि बिल 2023 एक पेश किया गया था राज्यसभा में। वहां पर प्रावधान यह था कि चयन समिति में पीएम उनके द्वारा एक नामित कैबिनेट मंत्री होगा और नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे समिति में जो नियुक्ति करेंगे इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस बिल के द्वारा सीजीआई को हटा दिया गया और वहां पर पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री का प्रावधान किया गया। बट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि जो प्रश्न ये है कि कार्यपालिका जो है कैसे संसद को कमजोर करती है ये बताना है। यहाँ पर देखें तो पढ़ने पे ये लग रहा है कि कार्यपालिका यहाँ पर न्यायपालिका को कमजोर करी, न्यायपालिका की भूमिका को कमजोर करी, ना कि संसद की विधायिका की भूमिका को कमजोर करी। इस अंतर को समझना होगा ना स्टूडेंट। आप फ्लो में कई सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कहीं ये एग्जाम्पल आप सिर्फ ये दे सकते हैं कि न्यायपालिका के संदर्भ में देखिए कार्यपालिका की तानाशाही या कार्यपालिका की तानाशाही यहाँ पर दिखती है, या इस तरह के संशोधन में वो किस तरह से न्यायपालिका को कमजोर कर रही है। मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये सृजन बैच शुरू हो रही है, शायद मैंने किस डेट को शुरू हो रही है, शायद 2-3 दिन के बाद ही है। आप इस दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप ऑनली लिखा हुआ है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1000 पर मंथ फीस है, मतलब आपको 24 डे में 48 आंसर लिख करके भेजने होते हैं, प्रतिदिन 2 आंसर। तो ये हर महीने शुरू होता है। ठीक है, सीमित क्षमता 100 सीटें उपलब्ध हैं। अब सर सृजन का ड्यूरेशन सिर्फ एक ही मंथ का होता है? हाँ, एक ही मंथ का होता है, लेकिन ये हर मंथ शुरू होता है। तो आप फर्स्ट मंथ करिए, अगले मंथ आपके पास समय है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो फिर से आप फीस को पेड करिए और दूसरे बैच में एडमिशन लीजिए। अब यहाँ पर चंदन जी का कुछ प्रश्न है। उन्होंने लिखा है कि कृपया बहुमत की सरकार के निर्णयों को अलोकतांत्रिक निर्णय या सीमित लोगों का निर्णय की संज्ञा दें, ना कि गलत साबित करें। देखिए, मैं अब बहुमत की सरकार के निर्णयों को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। देखिए, बोलने और लिखने में अंतर होना चाहिए। मैं कभी कभी समझाते समय हो सकता है कि मेरी बात आपको सुनने में लग रही हो कि अरे कैसे आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन मैं समझाने के क्रम में किसी चीज़ों को बोल दिया होगा शायद। लेकिन आप जब लिखेंगे तो जो संवैधानिक भाषाएं हैं, जो भी चीज़ें हों, उनका शब्दों का यूज करके लिखेंगे। और मैं बहुमत की सरकार के निर्णयों को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। जब आप आलोचना करते हैं कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका में आलोचना करने के दौरान कार्यपालिका के कुछ कार्यों की कमियां तो होती हैं। अब कमियों को कमियां बोल लीजिए, गलतियां बोल लीजिए, तो उसको सिद्ध करने में शायद
आपको मिस्टेक हुआ होगा या हो सकता है मैं ही कुछ गलत कर दूँ, क्योंकि हर इंसान मतलब पूरी तरह से सही हो भी नहीं सकता, वो बहुत अच्छी तरीके से सब कामों को कर भी नहीं सकता, क्योंकि एक शायद कोई बुद्ध जीवी थे, उन्होंने भी कहा था, छात्र शायद उन्होंने कहा था कि आप कोई भी काम बहुत अच्छे से करिए लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। तो हो सकता है कि मेरे बोलने या लिखाने की प्रक्रिया में कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो, उसके लिए सॉरी। और इन्होंने ये भी लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या जैसे राजनीतिक शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, ऐसे इन्होंने लिखा था। देखिए, लोकतंत्र की हत्या, बात तो सही है, ये राजनीतिक शब्द हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं बोलचाल की भाषा में ऐसा बोला हूँ, लेकिन कहीं लिखना होता है तो मैं लिखता नहीं हूँ। ये आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलो मैं मानता हूँ कि इसका आप पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मैं इस पर ध्यान दूंगा। लोकतंत्र की हत्या, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप जब ऐसे शब्दों का प्रयोग तब करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में ये शब्द तब आ जाते हैं जब कोई बड़ा बुद्धिजीवी, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, तो वहां पर कई आप ऐसे विद्वानों को देखेंगे जो लेख लिखते हैं, वो ऐसे शब्दों का यूज कर देते हैं। फिर इसके बाद इन्हीं शब्दों का यूज आम बोलचाल की भाषा में पॉलिटिकल जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, आम लोग होते हैं, वो करने लगते हैं। फिर हमें ये राजनीतिक शब्द लगने लगते हैं। होता क्या है कि आज तक मैंने लाखों आंसर चेक कर दिया मैंने अभी तक, और कई सारे टॉपर्स भी बन चुके हैं जिनकी कॉपियां मैंने चेक भी की हैं। मैंने देखा है कि जब निबंध वो लिखते हैं, जब अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार जैसे देशों या पाकिस्तान में बात करते हैं, जब वहाँ पर लोकतंत्र की अवहेलना होती है ना, तो वहाँ पर वो ऐसे मार्मिक और बहुत ही ज्यादा शब्द विभेदन वाले जो शब्द यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर एक बार सोचता है कि यार क्या लिखा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों का यूज आप बहुत तभी करेंगे जब आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई हो जाए, जब आप इन शब्दों का यूज करने से पहले बैकग्राउंड इतना मजबूत उत्तर का बनाएं निबंध लिखने के दौरान कि आपका बैकग्राउंड इतना मजबूत हो कि इसको पढ़ने के बाद थोड़ा भी ना लगे कि राजनीतिक शब्दों का यूज यहाँ पर हो रहा है। ये भी एक परिपक्वता है। अभी मुझे कॉपी नहीं मिली किसी की, मैं काफी कोशिश किया ये प्रश्न देने में तार्किक, मतलब एक मेरी आदत है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सभी को जवाब ठोस प्रूफ के साथ है, जो प्रूफ हो, जो ठोस तथ्य उनके आधार पर दूं। वो कॉपियां मुझे मिली नहीं। शानदार निबंध उनका रहा है, उनके निबंध को उन्होंने ये शब्दों का यूज भी किया है बकायदे। बट बात ये है ना कि उसके पहले के पीछे का जो बैकग्राउंड उन्होंने बनाया है, इतना शानदार बनाया है कि कह नहीं सकते। फिर भी मैं ध्यान रखूंगा आपके इन सुझावों का। चलिए, ये रहे। अब चलते हैं प्रश्न पे। काफी टाइम लग गया लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी था इतना डिस्कशन का। और बाप रे, 17 मिनट चले गए यार। चलिए, आज तो बहुत ज्यादा लंबा चला गया। अब है प्रश्न है, रणनीतिक विनिवेश क्या है, इसके पीछे के तर्क की जांच करें और इसके विरुद्ध व्यक्त की गई चिंताओं पर भी चर्चा करें। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ पक्ष छिपे हुए हैं, सब साफ तौर पर लिख दिया गया है कि इन पक्षों पर चर्चा होनी चाहिए। मतलब आपको रणनीतिक विनिवेश क्या होता है ये बताने की जरूरत है। इसके पीछे तर्क की जांच करें। यदि सरकार रणनीतिक विनिवेश को बढ़ावा दे रही है तो इसके पीछे के तर्क क्या है, इस पर भी आपको बात करनी होगी। और इसके विरुद्ध व्यक्त की गई चिंताएं क्या हैं, क्या चिंताएं, यदि रणनीतिक विनिवेश किया जा रहा है तो चिंताएं भी कुछ उभरी, तो चिंताएं क्या हैं। फिर अंततः एक आपको सुझावात्मक निष्कर्ष लिख देना। मतलब 4 पक्ष बनने वाले हैं: रणनीतिक विनिवेश, तर्क की जांच, चिंता और सुझावात्मक निष्कर्ष। अब आंसर पढ़ते हैं। आंसर लिखा है कि रणनीतिक विनिवेश का तात्पर्य है कि सरकार के स्वामित्व वाली PSU को निजी स्वामित्व वाली कंपनियों को बेचना है। इससे कंपनी का प्रबंधन तथा व्यवस्था सुचारू रूप से चलता है और कंपनी आगे बढ़ती है। इससे कंपनी का प्रबंधन, एक तरह से शायद लाभ लिख दिया गया है कि इससे कंपनी का प्रबंधन व्यवस्था सुधर जाती है इत्यादि, फलाना फलाना। लेकिन आपको ना रणनीतिक विनिवेश की और अच्छी परिभाषा आप लिख सकते हैं। रणनीतिक विनिवेश जब आप पढ़ें, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए, शांत माहौल में पढ़िए। आप यहाँ पर रणनीतिक विनिवेश की और शानदार परिभाषा लिख सकते थे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। इसमें गवर्नमेंट अपने हिस्से के शेयर्स को निजी इकाई को हस्तांतरित कर देती है, किंतु मालिकाना हक बनाए रखती है। ध्यान रखिएगा, रणनीतिक विनिवेश में क्या करती है, गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेचती है और मालिकाना हक बनाए रखती है। लेकिन जब रणनीतिक बिक्री करती है तो वहां पर क्या करती है, शेयर्स के साथ साथ मालिकाना हक को भी हस्तांतरित कर देती है। राइट,
चलिए अब लाभ को देख लेते हैं। लाभ है विदेशी निवेश को आकर्षित करना, इससे एफडीआई में वृद्धि होती है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब रणनीतिक विनिवेश को किया जाता है तो इससे ये अप्रत्यक्ष कारणों में ऐड कर सकते हैं। पहले और भी जो कारण कह रहा हूँ, लाभ में ऐड कर सकते हैं। और भी जो पॉइंट है पहले इसको देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, इसके द्वारा कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे कंपनी को बाजार में कंपनी का विकास तीव्र गति से होता या चलता है। बेहतर प्रबंधन एक लाभ इन्होंने बताया कि प्राइवेट कर्मचारियों से काम अधिक और जिम्मेदारी पूर्वक लिया जाता है, जिससे प्रबंधन अच्छा होता है, एक ये है। फिर इसके बाद इनका एक पॉइंट है कि घाटे में चल रही कंपनी को निजी कंपनी को देखकर राजकोषीय वृद्धि किया जाता है। अब देखिए इसमें कमी हम पहले देख लेते हैं। एक ये जो तीसरा पॉइंट है, इसमें प्राइवेट कंपनियों से काम अधिक और जिम्मेदारी पूर्वक लिया जाता है। अब यहाँ पर ऐसे शब्द चयन से बचना चाहिए। मान लीजिए टीचर पढ़ाते समय ऐसे शब्दों का यूज कर दे, लेकिन आपको लिखने समय संतुलित रहना चाहिए ना। पढ़ाने के संदर्भ में कुछ भी कह दिया जा सकता है, लेकिन इस पर ये स्टूडेंट को भी समझना होगा कि हाँ, जो कोई पढ़ा रहा है आपको, वहाँ और आपके लिखने में कुछ अंतर तो दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में टीचर कुछ बोल रहा है, उसको भी आप सीरियसली कर लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे बच्चे ने लिखा है कि प्राइवेट कर्मचारियों से काम अधिक लिया जाता है, इसका मतलब प्राइवेट कर्मचारियों का शोषण होता है, ऐसा पढ़ने में इसका भी एक अर्थ निकल रहा है। और जिम्मेदारी पूर्वक लिया जाता है, इससे प्रबंधन अच्छा होता है। जबकि आपको लिखना चाहिए सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा प्राइवेट कर्मचारियों की कार्य उत्पादकता दर अधिक देखी गई है। सामान्यता जरूर लगाइए, ऐसा नहीं कि सभी सरकारी कर्मचारी अच्छी उनके कार्य की उत्पादकता दर नहीं है, लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि प्राइवेट कर्मचारियों की उत्पादकता दर अच्छी है, वे जिम्मेदारी के साथ कार्यों को निर्वहन करते हैं। राइट, चलिए अगला देखें। घाटे में चल रही कंपनी को निजी कंपनी को देकर राजकोषीय वृद्धि किया जाता है। आप लिख सकते हैं कि घाटे में चल रही कंपनी को जब आप निजी कंपनी को दे देते हैं तो राजकोषीय वृद्धि या आय अर्जित करती है। अब एक कोई तथ्य उदाहरण दीजिए, ताकि 2024-25 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.1% तक कम किया जा सके। यदि ऐसा होता है तो राजकीय घाटे को जीडीपी के 5.1% तक कम किया जा सकता है। कुछ तथ्य दे दीजिए। ये दो डिस्कशन हो गया। तीसरा देखें, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, इसके द्वारा कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कंपनी का बाजार में विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है। विदेशी निवेश को आकर्षित करना, इससे एफडीआई में वृद्धि होती है। मान सकते हैं अप्रत्यक्ष कारण लाभों में इसको। अन्य सुझावों में बात करें, यदि अन्य लाभों को देखें तो इसमें यह भी ऐड हो सकता है कि सार्वजनिक ऋण में कमी होती है तथा ये ऋण जीडीपी अनुपात को भी कम करता है आदि। सार्वजनिक ऋण की बात करें तो जीडीपी का अनुपात वर्ष 2020 में बढ़कर 100.86% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जो 2014 में कितना था, 76.86% था। तो ऐसे कुछ तथ्य भी आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आप लाभ बताइए ना, आपके पास 4 पॉइंट हैं, मान के चलिए आपके पास 4 पॉइंट में 3 पॉइंट के लिए आपके पास उदाहरण और तथ्य हैं और एक के लिए नहीं है, तो आप सबसे पहले आपके पास जो उदाहरण और तथ्य हैं उन बिंदुओं को, उन लाभों को सबसे पहले लिखें, फिर क्रमशः बदलते जाएं। जैसे मतलब जो लाभ सबसे ज्यादा आप ठोस तथ्यों के साथ सिद्ध कर सकते हैं उनको पहले लिखिए। राइट, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हो सकता है कि प्राइमरी में इसको लिख लीजिए, पहले इस बिंदु को लिख लीजिए, फिर दूसरे को लिख लीजिए, फिर तीसरे को लिख लीजिए, फिर इसके बाद चौथे को लिखिए, फिर पांचवें लिखिए। क्रम ऐसा रखिए कि शुरू में एग्जामिनर थोड़ा आपके प्रति सकारात्मक एटीट्यूड आपके प्रति बना सके। राइट, चलिए अब है रणनीतिक विनिवेश के विरुद्ध जो चिंताएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। अधिकतर कंपनियां जिस क्षेत्र में हैं अपना एकाधिकार समझती हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बात पूरी तरह से आप स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। एकाधिकार समझते हैं तो चिंताएं क्या है ये बताइए ना। एकाधिकार तो समझती हैं, ठीक है, चिंता क्या उभर रही है उसको बताइए। नौकरी को नुकसान, पहले से कार्यरत कर्मचारियों को निकालने पर विवश किया जाता है, उसके स्थान पर अधिक दक्ष कर्मचारियों की भर्ती होती है। यहाँ पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, अधिक दक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो थोड़ा मतलब और बेहतर किया जा सकता था। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा रणनीतिक संपत्तियों के कारण राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है। देखो अस्पष्ट है, आप मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे या रणनीतिक जो संपत्तियां होती हैं, जब इनका रणनीतिक विनिवेश कर दिया जाता है
तब भारत देश के समक्ष चुनौतियां आ जाती हैं, चिंताएं उभरती हैं कि आप मान लीजिए कि तेल रिफाइनरी है या रक्षा क्षेत्र है, इन पर अभिनिवेश करेंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए एक चिंता का विषय हो तो निजी के हाथ में चले जाएगा। तो जब देश को जरूरत हो या जन कल्याण के लिए किसी कोई रणनीतिक संपत्तियां हैं उनका उपयोग निजी कंपनी ना करे, कुछ ऐसे संदर्भों में शायद आप लिखना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद है विनियमन और अनुपालन संबंधी चिंता। ये कंपनी निजी हित के पहले मुनाफे को प्राथमिकता देती है। ये कंपनी निजी हित से पहले, अब मेरे ख्याल से आप लिखना चाह रहे होंगे सार्वजनिक हित। ये कंपनी सार्वजनिक हित से पहले मुनाफे को प्राथमिकता देती है, ठीक है, पहले निजी हित यानी स्वयं के मुनाफे को प्राथमिकता देती है, जिससे विनियमन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे जन कल्याण भी प्रभावित होता है। मैंने ऐसा इंडिकेट करके लिखा है। सार्वजनिक हित और जन कल्याण प्रभावित, इससे समाज का हित प्रभावित होता है, ठीक है। वही बात है जो मैंने यहाँ पर जन कल्याण प्रभावित होता है वही इन्होंने इधर लिखा है, मतलब और टू द पॉइंट और सटीक इन चिंताओं को समझाया जा सकता है। आगे देखें तो मैंने कुछ बिंदु और सजेस्ट किए हैं कि सरकारी खजाने में वृद्धि तो होती है किंतु यह अल्पकालिक उपाय है। मतलब जब रणनीतिक विनिवेश होता है तो खजाने में वृद्धि होती है, लेकिन ये अल्पकालिक उपाय है। अल्पकालिक उपाय तो सिर्फ तत्कालिक जो समस्या है उनका निराकरण करेगा। हमेशा चाहिए कि हमें अल्पकालिक उपाय, यदि कोई ऐसी समस्या है तो उनके शमन के लिए अल्पकालिक उपाय जरूरी, लेकिन दीर्घकालिक उपायों पर भी हमें काम करना होता है आगे। तो यहाँ ये जो रणनीतिक विनिवेश है ये एक अल्पकालिक उपाय है, चिंताओं में इसको शामिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति में विनिवेश देश की सुरक्षा के लिए खतरा, अभी वही जो ऊपर अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, कुछ ऐसे तेल रिफाइनरी का हमने एग्जाम्पल दे दिया, आप भी दे सकते हैं। भाई भतीजावाद में वृद्धि हो सकती है, जब वो उपक्रम निजी हाथों में जाएंगे तो वहाँ पे भाई भतीजावाद जैसी समस्याओं को भी देखना पड़ सकता है। अब निष्कर्ष देखें तो बच्चे ने निष्कर्ष लिखा है कि इस प्रकार बदलते परिदृश्य में रणनीति विनिवेश एक अच्छा उपकरण है, एक अच्छा आधार है, ठीक है, उपकरण भी है, लेकिन इसको प्रभावशाली बनाने के साथ साथ सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे 2027 तक $3 ट्रिलियन की अवस्था बनने में मदद मिल सके। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, शायद 2027 है, 2024-25 था शायद, वो हट करके एक बार देख लीजिएगा, राइट, सॉरी, कि अर्थव्यवस्था में मदद बनने में मदद मिल सके। देखिए यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये है ना कि आप चिंताओं के लिए और सटीक और स्पष्टता के साथ सुझावात्मक निष्कर्ष लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट को विनिवेश से प्राप्त आय का प्रयोग वेतन या ब्याज भुगतान में नहीं करना चाहिए कि यदि मिला तो चलो ठीक है तत्कालिक, ऐसे इन समस्याओं का निराकरण करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आय मिली है उसको दीर्घकालिक और संरचना परिस्थितियों में विवेकपूर्ण तरीके से पुनर्निवेशित करने का प्रयास करे, ताकि आगे चल करके आय का सतत आय आपको या गवर्नमेंट को मिल सके, इस पर काम करना चाहिए। ऐसे संदर्भों में आपको निष्कर्ष लिखना चाहिए। बहुत लंबा आज का वीडियो हो गया, उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे। आप कंटिन्यू ऐसे लगे रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत कुछ सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बहुत अच्छा आंसर लिखने लगेंगे, राइट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश थी कि 2 आंसर पर डिस्कशन करें, लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।